Good afternoon, everyone. लास्ट टाइम होमवर्क शायद नहीं दिया था ना। ठीक है, तो फिर आज आगे करना था हमें ना। लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ना तो पहले तो मैकेनिकल एनर्जी क्या थी। कोई भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। और अगर वहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, उसका वर्क जीरो है। एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, उसका वर्क जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी वहां पर जीरो होगी। मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू वहां पे जीरो होगा। मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी होगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक देखा था ना। फिर इस पे हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे। तो जैसे हमने एक ये प्रॉब्लम किया था कि एक पार्टिकल को हमने ऊपर को यू स्पीड से फेंका, तो ये कितनी हाइट तक जाएगा वो हाइट निकाली थी। हाँ, डेल्टा के कुछ भी हो सकता है ना। डेल्टा के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि वो चेंज है। तो हमने यहाँ पे हाइट निकाली थी। तो हाइट निकालने का हमने एक मेथड ये देखा था कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी करके हमने हाइट निकाली थी। तो वो आया था यू स्क्वायर बाई 2g। अब देखो, इसी को अप्लाई करने का एक और भी तरीका होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब हमने इसको ऊपर फेंका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है ना। यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है टोटल ना, और ऊपर जा रहा है तो v कम होता जा रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी ना, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो जहां पे एनर्जी कंजर्व है वहां पे हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक एनर्जी का लॉस हो रहा है और दूसरी एनर्जी का गेन हो रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है। तो हम ऐसे भी लिखते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे केवल आपको मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना। आप यहाँ पे लॉस और गेन खुद ही लिख दियो। लॉस मतलब आपको पता है कि फाइनल कम होगा तभी लॉस होगा ना, और गेन मतलब फाइनल ज्यादा होगा तभी गेन होगा। तो आपको यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो कितने का लॉस हुआ? यहाँ पे शुरू में थी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर और बाद में जीरो हो गई। तो जितनी थी सब लॉस हो गई ना। लॉस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। और गेन कितना हुआ? सीधे आप लॉस लिख दोगे ना, हाफ एम यू स्क्वायर को लॉस हुआ। जितनी थी सब लॉस हो गई। और गेन कितने का हुआ? एम जी एच। तो इससे हम एच इक्वल टू बोलेंगे यू स्क्वायर बाई 2g। लॉस बराबर गेन करके भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना। लॉस और गेन में केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब इस पे कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, ये नोट कर लो। तो इस पे अब कुछ और प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है,
भावेश, जब तक वहां पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा और एक्सटर्नल एजेंट नहीं होगा, तब तक केवल काइनेटिक का पोटेंशियल और पोटेंशियल का काइनेटिक वही आपस में ही कन्वर्ट होंगे ना, और कोई कन्वर्जन नहीं होगा। ना अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कोई इंक्लाइन प्लेन है, उसका इंक्लिनेशन थीटा है, ये अपनी जगह फिक्स है इंक्लाइन प्लेन, और स्मूथ है ये, इसकी हाइट कुछ h है। अब इसके अगर हम टॉप पर एक ब्लॉक रख दें और इसको छोड़ दें, जीरो स्पीड से हम छोड़ दें अगर, तो ये स्लिप होके नीचे आएगा, तो नीचे जब पहुंचने वाला होगा तब की स्पीड कितनी होगी वो बताना है। हाँ, √2 g h। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिख के कर सकते हो, या फिर लॉस बराबर गेन करके कर सकते हो ना। अगर हम लोग यहाँ पर अभी शुरू में मैं दोनों मेथड से कर रहा हूँ, फिर एक दो क्वेश्चन के बाद बस एक ही मेथड से करेंगे ना। अगर हम इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी करेंगे, तो इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है? 0 ना। इनिशियल पोटेंशियल कितनी है? ग्राउंड को हम रेफरेंस ले ले रहे हैं ना, ग्राउंड हमारा रेफरेंस लेवल है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो एच हाइट पे कितनी होगी? mgh। फाइनल अगर ये v स्पीड से जा रहा है तो फाइनल काइनेटिक कितनी बोलेंगे? ½ mv²। और फाइनल पोटेंशियल कितनी बोलेंगे? ग्राउंड पे आ गया तो 0। तो इससे हम बोल सकते हैं m कट गया, v इक्वल टू √2gh। तो एक तो हम ऐसे सोच सकते थे, या फिर दूसरा हम लॉस और गेन लेकर के सोच सकते हैं। हम ऐसे सोच सकते हैं कि यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है? हाइट कम हो रही है ना, तो कौन सी एनर्जी का लॉस हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का। और गेन किसका हो रहा है? काइनेटिक का। तो हम लोग लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब कितना लॉस हुआ है? एच हाइट से नीचे आ गया, तो पूरा mgh जितनी एनर्जी थी सब लास्ट में खत्म हो गई ना, तो सारी एनर्जी जो शुरू में थी सब लॉस हो गई, तो mgh शुरू की एनर्जी बराबर गेन। शुरू में काइनेटिक कुछ नहीं थी, बाद में ½ mv² हो गई, तो सारा का सारा गेन हुआ है, तो v बराबर आ जाएगा √2gh। हाँ, दोनों में एक ही चीज है ना, बस हम सोचते थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है ना, बाकी इक्वेशन वगैरह सेम ही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक दो प्रॉब्लम करते हैं और इस टाइप के। नहीं नहीं भावे, सब जगह आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मान लो एक ब्लॉक है, उससे हमने एक स्ट्रिंग से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्ट किया और ये हैंग कर रहा है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, ये स्मूथ सरफेस है, और अभी हमने इसको पकड़ रखा है ना, ये इसको अभी पकड़ा हुआ है, तो इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। फिर जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, तो जब ये h हाइट नीचे गिर चुका होगा,
एच हाइट नीचे गिरने के बाद हमें बताना है दोनों ब्लॉक की स्पीड क्या हो चुकी होगी। आप पूरा सिस्टम लेकर के भी सोच सकते हो ना, पूरे सिस्टम को एक साथ लेकर के सोच सकते हो। अबे प्रथमेश, बहुत पिटेगा तू, तू भी ऐसी बातें करेगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ नैनेस, ठीक है। हाँ नीचे को है, सही है, √GH। देखो यहाँ पर अगर ये मान लो v स्पीड से चलने लग गया ना, हाँ, अगर ये v स्पीड से चलने लग गया तो ये भी v स्पीड से ही चल रहा होगा ना। दोनों की स्पीड तो सेम ही होगी हर टाइम पर, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। जब हमने इसको छोड़ा तो छोड़ने के पहले दोनों रुके हुए थे ना। तो आप यहाँ पे जब एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम बराबर फाइनल काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो रेफरेंस कहाँ पे ले सकते हैं, ये टेबल दिख रहा है तो टेबल पे ही ले लेते हैं ना। ये मान लो हमने रेफरेंस ले लिया ना, रेफरेंस हमेशा फिक्स जगह पे लेना है ना, रेफरेंस नहीं चलना चाहिए ना, वो रुका हुआ होना चाहिए। और ये मान लेते हैं ये शुरू में कुछ कैपिटल एच नीचे था ना, शुरू में वो कुछ कैपिटल एच नीचे था ना, ये हमने कुछ सपोज कर लिया है। वो कट जाएगा ना, जो आपने सपोज किया वो कट जाएगा, तो हम ऐसे मान सकते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक क्या है, दोनों रेस्ट से चले हैं, दोनों को मिला के सिस्टम ले रहे हैं ना, ए प्लस बी को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं ना, पूरा सिस्टम कौन है, ए प्लस बी। आप अलग अलग नहीं सोचोगे, अलग अलग सोचोगे तो इस जैसे बी को सोचोगे तो उस पर टेंशन का फोर्स लग रहा है ना अलग से, तो एक अलग से फोर्स लग रहा है, मतलब एक तरह से इसके लिए टेंशन एक्सटर्नल एजेंट है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। इस पे भी टेंशन का वर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दोनों को मिला के सोचोगे तो टेंशन का फिर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल पोटेंशियल देखोगे तो बी की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और ए की कितनी बोलोगे, रेफरेंस से नीचे है ना ये, तो बोलोगे -mgh। फिर फाइनल काइनेटिक क्या होगा, ½ mv² × 2। नहीं, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो दोनों का काइनेटिक सेम हो रहा होगा। और पोटेंशियल कितना बोलेंगे, इस बी वाला तो अब भी टेबल पे है ना, बी वाला अब भी टेबल पे है तो उसका अब भी 0 है, और ए वाले का अब कितना हो चुका है, -mgh+h। तो -mgh दोनों साइड आया ना, ये कट जाएगा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, mv² आ जाएगा mgh, तो इससे v आ जाएगा √gh ना। ये हमने यहाँ पे मेथड 1 किया ना, इनिशियल इक्वल टू फाइनल किया। अब देखो, जब रेफरेंस लेना पड़ता है, पहले से रेफरेंस नहीं दिया, ये हाइट नहीं दी थी, तो यहाँ पे आपको हाइट लेनी पड़ी ना। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो उसके लिए लॉस इक्वल टू गेन करोगे तो और इजी पड़ेगा ना। जैसे मेथड 2, इसमें क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है,
और गेन किसको किसको हो रहा है, इसको भी काइनेटिक का गेन हो रहा है, इसको भी काइनेटिक का गेन हो रहा है ना, दोनों को गेन हो रहा है। तो आप लिख दोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कितना हुआ, अगर वो कोई चीज एच नीचे गया तो mgh का लॉस हो जाएगा ना, एच नीचे गया तो mgh का लॉस हो गया। गेन कितना हुआ, दोनों को की स्पीड हाफ एम वी, दोनों को हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी मिल गई ना, तो दोनों का मिला करके इतना गेन हुआ सिस्टम को, तो इससे हम v बोल सकते हैं रूट जी एच। समझो, लॉस और गेन करके सोचने में रेफरेंस वगैरह लेने का चक्कर नहीं पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा अपने लिए इजी हो जाता है। नोट कर लो इसको। हाँ आदित्य, वो तो देखो हम कर ही सकते हैं, हम देखो जो लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बट वर्क पावर एनर्जी पढ़ के हम जो लॉज ऑफ मोशन में कर रहे हैं उससे और बेटर तरीके से कर पा रहे हैं, जल्दी कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखो ए वाला नीचे आ रहा है ना, तो ये जो चीज नीचे जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, और ये टेबल पे ये ना, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। और वो जो लॉस हुआ वो कहाँ गया, इसको स्पीड मिली, इसको स्पीड मिली, मतलब दोनों को काइनेटिक एनर्जी में गया। तो हमने वही लिखा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी ना, तो वो वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर दिया। ये चेंज नहीं लिखा है मैंने, ये बी की और ए की लिखी है, ये वाला जो लिखा है मैंने, ये बी की पोटेंशियल लिखी है और ये ए की पोटेंशियल है, चेंज नहीं लिखा है ना। सिस्टम में जो जो है सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखी है और ऐड कर दी है। यहाँ पे ध्रुविल कितने ब्लॉक हैं, सिस्टम के लिए सब कर रहे हैं, सिस्टम में कितने ब्लॉक हैं, ए और बी, दोनों को गेन हुआ है ना, दोनों को गेन हुआ है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, दो बार ऐड करो या टू मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, सेकेंड मेथड जो है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें रेफरेंस लेने का चक्कर नहीं पड़ता है ना, बस लॉस और गेन से काम हो जाएगा। एक और करते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हैं सलोनी ना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, बट वो ज्यादा ही बकवास तरीका, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। वो भी सही है, बट उससे ना तो फीलिंग आएगी और थोड़ा कैलकुलेशन भी लगता है ज्यादा ही हो रहा है, तो इसलिए वो अवॉइड करो करने के लिए ना। ये कौन सा कर रहे हो, एक तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो लगा सकते हैं, या फिर डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के, ये तुमने कौन सा लगाया है। तुम लोग देखो टेंशन नहीं लो ना, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा मैं तुमको उसी से कराऊंगा ना, जो हर जगह यूजफुल हो सकता है, कैलकुलेशन कम करना पड़े, वही तरीका तुम लोग करोगे। ये देखो दो ब्लॉक हमने ऐसे कनेक्ट कर दिए ना, ये सीलिंग से कनेक्टेड है, और इनको छोड़ दिया, तो जब ये कुछ एच हाइट नीचे आ चुका होगा, ब्लॉक ए जब एच हाइट नीचे आ जाएगा, तब दोनों की स्पीड क्या हो चुकी होंगी वो निकालना है।
हाँ भावे से, और क्या, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो उससे ही करेंगे ना। लगेगा ना, यहाँ पे देख, कोई फ्रिक्शन है, सब स्मूथ सरफेस है और कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है। अगर हम ए और बी को सिस्टम ले लें तो स्ट्रिंग फोर्स लगा रही है ना, स्ट्रिंग का फोर्स इंटरनल फोर्स है। सिस्टम पे क्या क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। ए और बी को सिस्टम पकड़ लो, कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं ना, टेंशन वगैरह नहीं होने चाहिए। यहाँ पे पहले तो आप ये सोच लो कि क्या दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से चल रहे होंगे। हाँ आदित्य, सही लग रहा है। जब पुली भी मूव कर रही होती है तो वहां स्ट्रिंग कंस्टेंट लगाना पड़ता है ना। अगर ये मान लो अभी वी ए से चल रहा है और इस टाइम पर ये कहीं यहाँ आ चुका है और ये वी बी से चल रहा है, तो वी ए वी बी क्या इक्वल होंगे? नहीं नहीं आदित्य, सीधे आ जाएगा। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर मान लो टेंशन यहाँ पे कुछ लेते हैं टी, अगर यहाँ पे टेंशन टी होगा तो यहाँ टेंशन कितना होगा, T/2, T/2। तो इस पे टेंशन कितना लग रहा है, T/2। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक के लिए टी डॉट वी करेंगे और जीरो करेंगे। इसके लिए टी डॉट वी करोगे तो कितना आएगा, टी ऊपर और वी नीचे है, तो -T/VA ना। जब टी और वी अपोजिट होते हैं तो ऐसे करते हैं ना, और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो +T/2 × VB बराबर 0। तो इससे क्या आ जाएगा, VA = VB/2। अगर हम VA को मान लेते हैं वो V है ना, अगर VA की वैल्यू V है तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2V ना। अगर ये V से जा रहा होगा तो ये उस टाइम पे 2V से जा रहा होगा। ये बात समझ आ रही है सभी को? ना, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा करके पहले हमने दोनों की स्पीड निकाल ली। अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करोगे, ए नीचे जा रहा है और ए के नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो लॉस सब कहाँ जा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं उसके अगेंस्ट में जाके एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो आप बोल सकते हो लॉस भावेश, भूल गया लग रहा है तू टेंशन टेक्निक। टेंशन टेक्निक में क्या होता था, हर एक ब्लॉक पे जो भी टेंशन लग रहा है वो और उसकी वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेकर के सारे ब्लॉक के लिए लिख देते थे और सम जीरो कर देते थे। इस पे टी लग रहा है, इस पे T/2 लग रहा है, तो दोनों के लिए टी डॉट वी किया और सम जीरो कर दिया। क्या बोल रहा है फिर तू? सिस्टम का पकड़ेंगे अगर, तो सिस्टम में एक का तो नीचे आ रहा है, एक ही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, और बी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, वो टेबल पे ही है ना। तो केवल ए का लॉस होगा, और गेन किसको किसको होगा, ये चलेगा तो ये भी चलेगा ना। ए और बी को सिस्टम पकड़ेंगे ना, ए और बी को सिस्टम पकड़ेंगे। यहाँ पे A+B हमारा सिस्टम है। अबे लिख दिया ना भाई, A+B, और इससे जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है वो सब भी सिस्टम का पार्ट है। A+B और उससे कनेक्टेड सारे स्ट्रिंग्स जो भी हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ ए की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है और वो कहाँ कहा जा रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस बी ना, दोनों को गेन हो रहा है, ए एंड बी। लॉस कितना हुआ, अगर ये एच हाइट नीचे गया तो कितने का लॉस हुआ, एम जी एच का लॉस हुआ। और गेन कितना हुआ, ये v स्पीड से चल रहा है तो इसको कितना गेन हुआ, ए को हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस बी को कितना गेन हुआ, हाफ एम इंटू टू वी का स्क्वायर। सही है, सबको क्लियर है, ए और बी दोनों को इतना इतना गेन हुआ। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस के एम कॉमन होके कट गया, यहाँ वी स्क्वायर बाई टू प्लस टू वी स्क्वायर, तो 5/2 वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू आ जाएगी √2 GH/5 ना। ये किसकी स्पीड है, ए की स्पीड v थी ना, तो b की स्पीड कितनी है, उसकी डबल ना। ये हमारी स्पीड आ गई ए की, v आ गया तो हम यहाँ पे डाल देंगे a की स्पीड है v और b की स्पीड है 2v, तो v की वैल्यू दोनों जगह डाल दो। कुछ चमक रहा है बच्चों, क्या बोल रहा हूं। ठीक था श्रेयस, अच्छा तो क्या एवरेज सम था। ठीक है, नोट कर लो, फिर अगला सम करते हैं। आयुष देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है ना, तो जब कोई चीज नीचे जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, और ये तो नीचे गिर नहीं रहा है। इसके नीचे जाने की वजह से दोनों चलने लग गए ना, तो दोनों को काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है। इसकी लॉस की वजह से ही दोनों चले ना, इसके नीचे जाने की वजह से ही दोनों में स्पीड आ गई है। तो हमने लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लिखा और बी लिखा, बी का तो लॉस जीरो है, तो बस ए का ही लिखेंगे। सिस्टम में दोनों है तो दोनों का लेके चलना है, लेकिन ए का ही लॉस हुआ, बी का लॉस ही नहीं हुआ है, तो हमने ए का ही बस लॉस लिखा। बराबर गेन इन और काइनेटिक का गेन दोनों जगह हो रहा है तो दोनों का लिख दिया है। देखो, जो लॉस और गेन होता है उसमें केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। आयुष, मैंने अभी देखो पहले भी समझाया था ना, लॉस जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो हमें पता है कि ये कम हो रही है एनर्जी ना, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं। हाँ सिद्धेश, हमने वेलोसिटी स्ट्रिंग कांस्टेंट से निकाली। लॉस और गेन में केवल मैग्नीट्यूड लिखना है ना। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम में। मान लो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसकी तरफ एक ब्लॉक आ रहा है जिसका मास m है,
और ये कुछ u स्पीड से आ रहा है और ये सरफेस पूरा स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो हमें बताना है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। एनर्जी कंजर्वेशन से सोचो। हाँ, सिद्धेश का भी अब दिमाग चलने लग गया भाई। वेरी गुड सिद्धेश। चलो देखो भाई, तो हम देखो यहाँ पे क्या क्या कर लेंगे। देखो ये जब इधर आ रहा है तो इसमें शुरू में क्या है, इस ब्लॉक में शुरू में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, और शुरू में स्प्रिंग कंप्रेस्ड नहीं है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी। और जब ये कंप्लीटली कंप्रेस्ड हो जाएगा तो क्या कंडीशन हो रही होगी, जब कंप्लीटली कंप्रेस हो चुका होगा तो ये ब्लॉक क्या चल रहा होगा या रुक चुका होगा, वी जीरो हो चुका होगा ना, क्योंकि अगर वी जीरो नहीं होगा तो और जाएगा आगे ना। जब वी जीरो हो जाएगा तभी वो फाइनल मैक्सिमम कंप्रेशन पे पहुंचेगा। तो मतलब ब्लॉक के लिए क्या हो रहा है, ब्लॉक और स्प्रिंग को अगर हम सिस्टम लें ना, यहाँ पे ब्लॉक प्लस स्प्रिंग हमारा सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम में शुरू में कौन सी एनर्जी है, इसमें काइनेटिक है ना, और स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, तो शुरू में यहाँ कोई पोटेंशियल नहीं है। अब बाद में क्या होगा, ये जब कंप्लीटली कंप्रेस हो जाएगा तो काइनेटिक जीरो हो जाएगी और स्प्रिंग में पोटेंशियल आ जाएगी ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है। कौन सी पोटेंशियल, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस और गेन में केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है ना, ध्यान रखना है ना, कितने का लॉस हुआ। शुरू में इसमें हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी थी और बाद में जीरो हो गई, तो सब लॉस हो गया ना। तो हम लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वायर बराबर गेन पोटेंशियल का कितना हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। शुरू में कुछ भी नहीं था, बाद में ये एक्स कंप्रेस हो गया तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट एम यू स्क्वायर बाई के। देखो इसको करने के लिए जो हमारा पुराना तरीका था वो भी लगा सकते थे ना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो भी लगा सकते थे, ऐसे कई सारे तरीके हैं ना। बट बेटर यही है कि आप ऐसे सोचो। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे देखो हमने इसमें एक ब्लॉक हैंग किया और छोड़ दिया, तो हमें बताना है इस स्प्रिंग में मैक्सिमम कितने का इलॉन्गेशन आएगा। पहले हमने ये क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी उससे वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था, अभी एनर्जी कंजर्वेशन से करना है।
भावेश हमने देखो बताया था ना, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वर्क डन नहीं लगाना है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाना है। स्प्रिंग अगर एक्स कंप्रेस हो जाए या फिर एक्स इलोंगेट हो जाए तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने पहले ये प्रॉब्लम किया हुआ है बट वर्क एनर्जी थ्योरम से किया था। अब हमें यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से करना है। फाइंड मैक्सिमम elongation in spring। ठीक है, तो सबने कर लिया होगा, मैं कर देता हूं। जब हम इसको देखो छोड़ेंगे, रेस्ट से छोड़ रहे हैं ना, हैंग करके छोड़ दिया ना, तो ये नीचे गिरेगा और मैक्सिमम इलोंगेशन आते आते उसकी फाइनल स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0 ना। अगर 0 नहीं होगा तो और नीचे जाएगा तो और इलोंगेशन आएगा, तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे v क्या हो जाएगा, 0। है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी शुरू में भी 0 थी, बाद में भी 0 है, तो यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है? यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ नहीं हुआ है। यहाँ पे किस चीज का लॉस हो रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो सारा लॉस कहाँ स्टोर हो रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। कितना लॉस हुआ, अगर मान लो ये एक्स नीचे गया कुछ, तो लॉस और गेन सब मैग्नीट्यूड लिखना है। तो कितने का लॉस हुआ है, एम जी एक्स का लॉस हुआ, और ये सब बराबर हो जाएगा गेन कितने का हुआ, हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई, तो एक्स बराबर आ जाएगा 2 mg/k ना। और इस टाइम पे फोर्स बैलेंस नहीं होता है, ध्यान रखना ना, फोर्स कहीं बीच में बैलेंस होता है mg/k पर ना। यहाँ पर आने के बाद वो वापस लौट जाता है, क्योंकि mg/kx वाला फोर्स अभी ज्यादा होगा ना, mg कम होगा। ये वाला पार्ट हम आगे एसएचएम में और समझेंगे। नहीं, मैक्सिमम इलोंगेशन सबको क्लियर होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम करो। सपोज एक टेबल पर एक चेन रखी हुई है। अबे ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है ना आयुष, क्या कर रहा है तू आज? अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी कि नहीं? याद है स्प्रिंग में एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ एक्स क्या होता है, कंप्रेशन या इलोंगेशन। शुरू में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, फिर ब्लॉक हमने हैंग किया तो वो नीचे गिरा, तो ये क्या हुआ, इलोंगेट हो गया ना। तो इलोंगेट हुआ तो हाफ के एक्स स्क्वायर वहां एनर्जी आ जाएगी स्प्रिंग में। हाँ देखा ना सलोनी, हो सकता है ना, एक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस दूसरे वाले गेन में चला गया, हो सकता है ऐसा। आप चाहे तो इसमें एनर्जी लिख करके भी कर सकते थे। अगर हम मान लो एनर्जी लिख के करते तो कैसे लिख देते, इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितना बोलोगे, अब देखो कहीं हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। मान लो हम यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं ना, ये 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेना पड़ता है। तो इनिशियल काइनेटिक 0 है, पोटेंशियल भी 0 है, और इस पोटेंशियल में दो है तो हम दो लिखेंगे ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक 0 है, फाइनल ग्रेविटेशनल कितना है, -mgx, और फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर ना। तो इससे फिर वही आ जाएगा mgx
हाँ, ग्रेजुअल लोडिंग में तो फोर्स बैलेंस करते हैं ना, mg बराबर kx करके, वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लग पाएगा ना। वहां एक्सटर्नल एजेंट है ना, एक्सटर्नल एजेंट जब रहेगा तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा। ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक टेबल पे हमने एक चेन रखी हुई है जिसका L/4 लेंथ हैंगिंग पोजीशन पे है, और 3 L/4 मतलब 1/4 लेंथ हैंग कर रहा है, 3/4 लेंथ टेबल पे है, और अभी मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है ना, और ये स्मूथ टेबल है। अब मैं जब इसको छोड़ दूंगा, तो जब इसकी लास्ट लिंक टेबल को छोड़ रही होगी, तब चेन की स्पीड क्या होगी वो निकालनी है ना। रेस्ट से छोड़ दिया गया है, तो हमें बताना है फाइंड स्पीड ऑफ चेन व्हेन लास्ट लिंक विल लीव द टेबल। उस टाइम आर्यन आपने एक्सेलरेशन निकाला होगा ना, अभी हमें स्पीड निकालनी है। सॉल्व किया जाए। कर लो ट्राई, मैं वेट कर रहा हूँ।
सबके अलग ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। स्मूथ सरफेस है, सीधे सब देखना, बहुत टाइम हो गया ना। एकदम स्मूथ सरफेस लिया हुआ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, केवल ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी के वर्क के वजह से एनर्जी चेंज नहीं होती ना, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लगाएंगे। इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल बराबर फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। जब ये टेबल को एकदम छोड़ने वाला होगा तो क्या डायग्राम बन रहा होगा, ऐसे आ चुका होगा ये पूरी चेन। पूरी एल लेंथ इसकी ऐसे हवा में आ चुकी होगी। लास्ट लिंक अभी टेबल को छोड़ रही है, और इस टाइम पे अगर इसकी स्पीड v है तो हर एक लिंक की स्पीड v होगी ना, पूरी चेन की स्पीड v होगी। सब आपस में कनेक्टेड है ना, सब एक साथ ही चलेंगे। और मैंने देखो आपको बताया था कि एक स्ट्रेट अगर कोई भी ऐसे मास आ जाए, रॉड देखा था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे, सारा का सारा मास उसके मिड पॉइंट पे लेके निकालते थे ना। तो अब देखो हमें जैसे इसकी निकालनी होगी तो इसके मिड पॉइंट पे लेंगे, और इस वाले लेंथ की निकालनी होगी 3l/4 की, तो इसके मिड पॉइंट पे, l/4 की निकालनी होगी तो इसके मिड पॉइंट पर। समझो ना, इस l/4 का निकालना होगा तो इसके मिड पॉइंट पे, 3l/4 का निकालना होगा तो इसके मिड पॉइंट पर। अब अगर हम मान लो टेबल पे रेफरेंस ले लेते हैं ना, टेबल पे हम मान लेते हैं रेफरेंस है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक तो भाई 0 थी शुरू में, चेन रुका हुआ था, रेस्ट से छोड़ा गया है। नहीं भावेश, इंटीग्रेशन नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। पोटेंशियल कितना बोलोगे, जो पार्ट हैंगिंग पोजीशन पे है इसके वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, जो हैंगिंग है वो उसका मास कितना आएगा। अगर 1/4 लेंथ हैंग कर रहा है तो 1/4 मास ही हैंग हो रहा है ना। और इसका सारा का सारा मास कहाँ मान सकते हो, इसके मिड पॉइंट पे, मतलब कितने डेप्थ पे, l/8, l/4 का मिड पॉइंट कितने पे आएगा, l/8। और वो रेफरेंस से नीचे है, रेफरेंस से नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलोगे, -mgh। ये किसके वजह से लिखा मैंने, इस वाले पार्ट की वजह से। और जो टेबल पे है उसकी कितनी आएगी, वो तो रेफरेंस पे है ना, जो टेबल पे है वो तो रेफरेंस लेवल पे है, तो उसकी भी 0 होगी। ये बात समझ आई, 3l/4 की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर जब अब ये वाली सिचुएशन में, फाइनल वाली में ये सिचुएशन है, इस टाइम पे पूरी चेन गिर रही है, तो स्पीड हो गई है v, तो ½ mv²। ये कैपिटल एम या स्मॉल एम एक ही है ना, कई बार मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, कभी कैपिटल, ½ mv²। और पोटेंशियल अब कितना बोलोगे, टेबल पे रेफरेंस है, रेफरेंस से सारा मास अब कहां पर है, l/2 नीचे है। तो आप क्या बोलोगे, प्लस ये माइनस में mgh, h कितना है, l/2। तो m तो हर जगह से कॉमन होके कट जाएगा, बाय 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा gl, इधर आ जाएगा ना, gl इधर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा -gl/16 इक्वल टू v²। कैलकुलेशन देख लो, सब सही हुआ है ना। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू √15/16 ना, कुछ लोगों का आया था 15/16। हाँ भावेश, तूने इंटीग्रेट करके निकाला था ये सब। ठीक है, सब कुछ चमका भाई। क्या क्या किया मैंने, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। अब यहाँ पे देखो, लॉस और गेन करने में ज्यादा लिखना पड़ता है, इस बार एनर्जी लिख करके करना ज्यादा बेटर है ना, तो इसलिए कभी एनर्जी लिखना पड़ता है, कभी गेन, लॉस और गेन, तो इसलिए मैंने दोनों मेथड बताए हुए हैं। एक सिंगल ब्लॉक है, नीचे गिर रहा है, तो वहां सोचना आसान है, लॉस हो रहा है ना, बट इन सब सिचुएशन में एनर्जी लिखनी पड़ेगी।
इंटीग्रेशन करके तूने क्या निकाला? यही निकाला ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। और कहाँ इंटीग्रेशन किया है? इंटीग्रेशन मतलब क्या? आप कुछ सम कर रहे हो ना? सम मतलब क्या होगा? किसको सम किया वही मैं पूछा। पोटेंशियल एनर्जी सम करके निकाला होगा ना। रजत देखो यहाँ पर शुरू में कितना मास हैंग कर रहा है? शुरू में कितना मास हैंग कर रहा है रजत? जल्दी बोल रजत, कहाँ गया? शुरू में देख L/4 मास हैंग कर रहा है। और ये एक स्ट्रेट रॉड टाइप है ना, सीधा है एकदम। स्ट्रेट रॉड का मास सारा का सारा कहाँ ले सकते हो? उसके मिड पॉइंट पर। याद है देखो, अपन ने रॉड का पोटेंशियल एनर्जी निकाला था लास्ट क्लास में। तो मिड पॉइंट पे लेके लिख सकते हैं ना। तो इसका मिड पॉइंट लोगे तो L/4 का मिड पॉइंट कितना नीचे आएगा? L/4 का आधा L/8 पे आएगा ना। तो वही लगाया हुआ है। इधर जब L लेंथ हो गई तो उसका मिड पॉइंट L/2 कर दिया है। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? श्रेयस अभी आगे दूंगा ना, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ाने, फिर ये COM का और कर लेंगे। लॉस और गेन अगर आपको करके करना होता तो आपको हमेशा ध्यान रखो, लॉस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस में हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करना पड़ता है, क्योंकि लॉस मतलब फाइनल कम हो रहा है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनिशियल माइनस फाइनल करना है। तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो इसकी और फाइनल लिखो, और सब्ट्रैक्ट करके लॉस लिखो यहाँ पर। और गेन में फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमेशा। ये ध्यान रखो ना, गेन में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है तो फाइनल काइनेटिक लिखो, इनिशियल काइनेटिक लिखो, और सब्ट्रैक्ट करके गेन निकालो, फिर लॉस बराबर गेन कर दो। भावेश अनम्यूट कर बेटा थोड़ा तू। तेरी भावनाएं समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। अनम्यूट करके बता ना क्या बोलना चाह रहा है, अनम्यूट कर पहले। हेलो। हेलो। हाँ भावेश, बता किस चीज को तूने इंटीग्रेट किया? लॉस बराबर जब गेन किया तो उसमें इंटीग्रेशन किसका किया? इंटीग्रेशन मतलब ध्यान रखना कि एडिशन होता है। तू किस चीज को ऐड कर रहा है लॉस और गेन में? MGH पोटेंशियल एनर्जी में किया। पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करके निकाला तूने, कितने का लॉस आया ऐसा? हाँ ठीक है, तो वही लॉस और गेन। लॉस तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते थे ना। तूने सर, काइनेटिक एनर्जी मैंने यूज किया बताऊंगा। हाँ, काइनेटिक में तो वो फाइनल सीधे लिखेगा ना, हाफ एम वी। हाँ लॉस जो होगा वो तूने उसी का इंटीग्रेशन करके वही किया होगा, पोटेंशियल का ही लॉस निकाला होगा। हाँ सर। वो देख रहा है ना, सीधे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन की जरूरत है नहीं यहाँ पर। एक बार इंटीग्रेट करके निकाल लिए ना कि इंटीग्रेशन में मिड पॉइंट पे आता है, तो फिर डायरेक्ट यूज करो। यस। ब्रह्मांकर, भावेश ब्रह्मांकर, तू 2-3 साल पहले अपने यहाँ से एक स्टूडेंट थी निशा ब्रह्मांकर करके, उसको जानते है क्या? IIT पवई में है अभी वो। सेम सेम टाइटल है तो इसलिए मैंने पूछ लिया। कैसे जानता है? वो तो उधर देवला साइड की थी ना कुछ।
अच्छा, बड़ी दूर की पहचान है, ओके ओके, सही है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं सलोनी। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि कब कौन सा होगा वो हमें समझ आए, कब कौन सा करना है, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इससे ही हमें क्वेश्चन सॉल्विंग से समझ आता है कि किस टाइप की सिचुएशन में कौन सा करना है। टेंशन नहीं ले, अभी एग्जाम नहीं देना है, अभी अपन सीख रहे हैं ना, करते करते आ जाएगा समझ। उस रजत, उस निशा की रैंक वो ओबीसी में थी, उसकी ओबीसी में कुछ 200 समथिंग थी, जनरल रैंक कुछ 2000 थी। अरे रजत ने, इसने सिद्धेश ने पूछा, सॉरी। उस साल तो हम लोग की जनरल रैंक 37 आई थी, अंडर 50 रैंक आई थी रजत राठी की। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। अभी तक देखो हमने क्या देखा, वो वाले केसेस देखे जिसमें बाहर से फोर्स नहीं लग रहा था ना, एक्सटर्नल एजेंट का भी फोर्स नहीं था, फ्रिक्शन भी नहीं था, तो हमने एनर्जी कंजर्व कराई। अब हम वो केस देख रहे हैं जिसमें या तो फ्रिक्शन आ जाएगा या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क आ जाएगा ना। तो वहां पे हमें क्या लगाना है, अगर एक्सटर्नल एजेंट या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब फ्रिक्शन आ जाएगा, तो वहां क्या लगाओगे, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू एन सी, मतलब फ्रिक्शन का वर्क प्लस एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। अगर दोनों है तो दोनों का, एक है तो एक का। और ये चेंज लिखा है ना, चेंज हमेशा कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके ना। चेंज हमेशा ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल करके है। तो जैसे हम लोग एक प्रॉब्लम करते हैं, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको हमने इधर को u स्पीड से फेंका, और यहाँ पे ये ग्राउंड है जिसका कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू है ना, ग्राउंड और पार्टिकल के बीच में। तो हमें बताना है फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ये आगे जाके रुकेगा ना, फ्रिक्शन की वजह से ये ग्राउंड पे फाइनली रुक जाएगा। तो हमें बताना है कि कितनी डिस्टेंस चलने के बाद वो रुकेगा ना, ये डिस्टेंस बतानी है। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने पहले भी किए हुए हैं काइनेमेटिक्स वगैरह के टाइम पर, एक्स रिटार्डेशन निकाल के करते थे। अब हम लोग वर्क से करेंगे। ये म्यू लिखा हुआ है ना, हाँ। अब देखो हम कैसे सोचेंगे, यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया तो आप क्या बोलोगे, यहाँ एनर्जी कंजर्व रहेगी, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं होगी ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, और कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, बस फ्रिक्शन का वर्क है ना। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एन सी बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। डब्ल्यू एन सी कितना लिखेंगे, ये आगे को जा रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट आगे को है, डिस्प्लेसमेंट आगे को जा रहा है और फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है ना। तो यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना लिखेंगे, माइनस एफ इंटू डी। इस फॉर्मूले में ध्यान रखना सब कुछ विद साइन लिखना है ना, इसमें एवरीथिंग विद साइन लिखना है ना। लॉस और गेन में तो केवल मैग्नीट्यूड लिखना होता है, लेकिन जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो वहां पे सब कुछ आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ये बराबर डेल्टा के, डेल्टा के क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक कितनी है, डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0 और इनिशियल कितना है हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल में यहाँ कोई चेंज आ रहा है, पहले भी ग्राउंड पे था, बाद में भी ग्राउंड पे है, तो पोटेंशियल में चेंज तो 0 है। फिर ये कितना हो जाएगा,
माइनस एफ कितना होगा, म्यू इंटू एन, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे एन कितना होता है, एम जी के बराबर। तो माइनस माइनस कट जाएगा, एम कट जाएगा, तो डी की वैल्यू इससे आ जाएगी यू स्क्वायर बाई टू म्यू जी। एम कट गया, माइनस कट गया, डी आ गया इससे। ठीक है, समझ आया कुछ क्या बोल रहा हूँ? जहां पे भी फ्रिक्शन या एक्सटर्नल एजेंट आ जाए वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये नोट कर लो, फिर अगला प्रॉब्लम करते हैं। एक मिनट रुकना ना। मैं दो प्रॉब्लम लिख करके 5 मिनट में आता हूँ, आप तब तक ट्राई करो ना। मैं यहाँ कोई आ गया था, मैं 2-5 मिनट में आता हूँ। मैं प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, आप तब तक वो ट्राई कर लो ना। अब देखो, ये जो लास्ट टाइम हमने प्रॉब्लम किए थे उनको हमने स्मूथ टेबल पे रखा था, लेकिन अगर इस बार हम यहाँ पर फ्रिक्शन रख दें ना, टेबल पे फ्रिक्शन है और फिर इसको हम छोड़ते हैं, तो जब ये एच हाइट नीचे आ जाएगा उस टाइम पे दोनों की स्पीड बतानी है ना, ए की स्पीड और बी की स्पीड। बी कहीं इधर आ चुका होगा, बी की स्पीड बतानी है। ठीक है, एक ये कर लो और एक ये कर लो। अगर हम एक इंक्लाइन प्लेन पे जिसपे फ्रिक्शन है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ते हैं इनिशियल स्पीड 0 से, तो नीचे आने पे उसकी स्पीड कितनी होगी। ये दो प्रॉब्लम करो, मैं आता हूँ 5 मिनट में।
Part 3. ये सब किसने कर दिया? ड्राइंग भी अच्छे से नहीं बना सकता, कौन था भाई? यार इसमें चेक करने का ऑप्शन तभी रहता है जब कोई लिख रहा हो, तभी दिखता है उसी टाइम पर, बाद में नहीं दिखता है। सही बात है, ड्राइंग के नाम पे तो धब्बा ही था ये, जो भी था। चलो, तो अब कर लिया होगा ये सबने। नहीं भावेश, जाने दे, जब टाइम था तभी दिखाना था, अभी तो टाइम निकल गया। अब देखो, ये जब नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ना, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे ना, यहाँ हम क्या लगाएंगे, WNC = डेल्टा K + डेल्टा U।
वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना बोलेंगे? अगर ये h नीचे जाएगा तो ये आगे कितना जाएगा? h जाएगा ना। ठीक है, अब मुझे सॉल्व करने दो ना, फिर चेक करते हैं ना। बार बार आप टाइप नहीं करो मैसेज, क्योंकि जब मैसेज आता है तो फिर मेरा पेन डिस्टर्ब हो जाता है ना, चलता नहीं है सही से ये। अब मैसेज रोक दो ना। तो अब देखो क्या हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डब्ल्यू एन सी बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। तो अगर ये एच ए वाला ब्लॉक एच नीचे जाएगा तो बी वाला भी आगे कितना जाएगा, एच जाएगा ना। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना बोलोगे? फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एम जी, डिस्प्लेसमेंट होगा एच, और अपोजिट में ना, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आगे को हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एच बराबर डेल्टा के ना। डेल्टा के में पूरे सिस्टम के लिए लगा रहे हैं ना, ए प्लस बी पूरा ये स्ट्रिंग के साथ सिस्टम के लिए लगा रहे हैं। तो फाइनल के कितना है, दोनों जब भी चलेंगे साथ साथ चलेंगे ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर दोनों का मिला करके इंटू टू, ए और बी दोनों का मिला करके, और शुरू में दोनों रेस्ट पे थे तो फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा यू क्या है, चेंज है ना। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, बढ़ रही है? ये नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है ना। लॉस हो रहा है तो चेंज क्या होगा, माइनस में आएगा ना। ना लॉस होता है वहां, चेंज की वैल्यू माइनस में लिखोगे। चेंज क्या होगा, माइनस एम जी एच ना। अगर ऊपर जाएगा तो चेंज प्लस एम जी एच होगा, नीचे जाएगा तो माइनस एम जी एच ना। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। एम जी एच को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा एम जी एच वन माइनस म्यू इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एम एम कट जाएगा, वी की वैल्यू आ जाएगी जी एच वन माइनस म्यू। क्या निकाला है सबने, एक बार चेक करूं। सरायु का सही आया था, सोनाली ने गड़बड़ किया, भावेश का भी गड़बड़ है, श्रेयस ने भी सही किया है। ठीक है, काफी लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों का गड़बड़ भी आया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें अब करना है सेकेंड वाले सम में। इसमें हमने ऊपर से एक पार्टिकल को छोड़ा है। देखो यहाँ पे सलोनी ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये भी आगे जाएगा ना। अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग हर पॉइंट की स्पीड सेम आती है। अगर एक फास्ट चलेगा एक स्लो चलेगा तो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी ना। सलोनी समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर एक स्ट्रिंग है और उसको तू आगे खींचेगी तो इसके हर पॉइंट सब आगे को सेम स्पीड से ही जाएंगे ना। देखो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को एच हाइट से ड्रॉप किया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, फिर से वही लगाएंगे हम, डब्ल्यू एन सी फ्रिक्शन है ना, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना बोलेंगे? अगर हम बेस लेंथ निकालने तो सीधे बता सकते हैं, अदरवाइज हम इधर को फ्रिक्शन लग रहा है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और फ्रिक्शन कर लेना। अगर ये एच है तो बेस लेंथ कितना आएगा यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू एच बाय डी। तो डी इक्वल टू क्या आएगा, एच कॉट थीटा ना। वर्क निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो म्यू एम जी डी, या फिर दूसरा फ्रिक्शन फोर्स निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग ना, दोनों चलेगा ना। तो अभी हम लोगों ने डी निकाल लिया तो यहाँ पे लग देंगे माइनस म्यू एम जी डी, डी मतलब एच कॉट थीटा बराबर डेल्टा के। डेल्टा के कितना लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो प्लस डेल्टा यू ना। डेल्टा यू कितना लिखेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी का, और ये ऊपर से ये नीचे आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा ना। लॉस होगा तो चेंज को क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस एम जी एच ना। तो अब इसको माइनस एम जी एच इधर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एम जी एच, यहाँ आ जाएगा वन माइनस म्यू कॉट थीटा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम एम कट गया, वी की वैल्यू आ गई टू जी एच वन माइनस म्यू कॉट थीटा।
ठीक है, सभी को समझ आया ना क्या क्या हुआ है? यहां ध्यान रखना, डेल्टा के और डेल्टा यू चेंज है ना, चेंज हमेशा अगर बढ़ रहा है कोई चीज तो प्लस में होगी उसका चेंज, अगर कम हो रहा है तो माइनस में होगी। यहाँ पे रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है सिद्धेश, यहाँ हमने चेंज लिखा ना। हमने यहाँ पर चेंज लिखा है ना, जब हम एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तब हम रेफरेंस लेते हैं। और कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ये नोट कर लो अगर किसी को करना है तो। हाँ श्रेयस, आज मोस्टली प्रॉब्लम ही करना है, जो लास्ट टाइम का कॉन्सेप्ट था उसकी प्रैक्टिस करानी थी। आर्यन वो डिपेंड करेगा ना, मुझे जितने प्रॉब्लम कराने वो हो जाएंगे तो करा दूंगा नया टॉपिक स्टार्ट। तो वो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लिया है, उसको स्मूथ सरफेस पे रखा है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है ना, शुरू में ये अभी नेचुरल लेंथ में है, और हमें मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाना है ना, हमें कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो ये कैपिटल एफ को एक्सटर्नल एजेंट लगा के इसको खींच रहा है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकालना है, डब्ल्यू एन सी प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है ना, स्मूथ सरफेस है, तो ये वाला टर्म जीरो है, लेकिन ये वाला टर्म है यहाँ पे ना, एक्सटर्नल एजेंट है वहां पर। तो आपने किया ही हुआ है प्रॉब्लम, मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट करना। जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे आ जाएगा तो स्पीड कितनी हो चुकी होगी, जीरो, और स्टार्ट हुआ तो भी स्पीड कितनी थी, जीरो। हाँ, हाँ प्रथमेश सही है ना, डब्ल्यू एन सी जीरो, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क कितना है, एफ इंटू एक्स। डेल्टा के कितना बोलोगे, फाइनल काइनेटिक जीरो है, इनिशियल भी जीरो था ना, शुरू हुआ था तो रेस्ट पे था, और मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाकर के भी रेस्ट पे आ जाएगा। के इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, लेकिन अगर ये एक्स आगे जाएगा तो स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो जाएगा, एक्स इलोंगेट होगा ना, तो स्प्रिंग में कितना स्टोर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और शुरू में जीरो था, तो इससे आ गया एफ इंटू एक्स बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2f/k। ठीक है, क्लियर है। चलो न्यू टॉपिक से शुरू करते हैं, लगभग हो गए प्रॉब्लम। और तो
तो अभी हमने क्या देख लिया कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, तो कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, और अगर ये हैं तो फिर हम कैसे इनके वर्क को एनर्जी के चेंज के साथ रिलेट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो हमें ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके लिए डिफाइन है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है ना। तो जब उसके लिए डिफाइन है तो उसका उसके साथ कोई रिलेशन भी होना चाहिए ना। नॉन कंजर्वेटिव के लिए तो डिफाइन ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई रिलेशन होगा नहीं, लेकिन जिसके लिए डिफाइन है उसके साथ तो कोई रिलेशन होगा ही ना। तो देखो अब ये रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल अभी इस पॉइंट पर है और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं कुछ डी आर इधर को, तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करेगा। एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कुछ चेंज होगा नहीं ना। आप कितना बोल सकते हो वर्क डन कितना हुआ कंजर्वेटिव फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट देखो किधर भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने रैंडम एक थीटा एंगल पे कराया है। तो आप वर्क बोलोगे एफ डॉट डी आर। फिर हमें पता है कि जब कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा ना। यहाँ पे जब रहा होगा तो कुछ अलग एनर्जी स्टोर रही होगी पार्टिकल में, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसकी एनर्जी स्टोर चेंज हो जाएगी। जो चेंज आएगा वो क्या बोल सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर डी यू होता है। तो माइनस फिर इधर डी यू के सामने ले आया है ना। हमें पता है डी यू बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, तो माइनस उस साइड कर दिए तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई ना। ये बराबर हो जाएगा एफ डॉट डी आर। एफ डी आर डॉट प्रोडक्ट है ना, तो उसको आप लिख सकते हो एफ डी आर कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो ये आ जाएगा ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये आ जाएगा ना। अब हम स्केलर ये डॉट प्रोडक्ट हट गया है ना। अब ये एफ डी आर ये सब मैग्नीट्यूड है, तो डी आर को हम इधर ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर। ये बराबर क्या आएगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, एफ का डी आर के लॉन्ग वाला कंपोनेंट ना। एफ कॉस थीटा का अगर हम कंपोनेंट एफ का कंपोनेंट निकाले डी आर के लॉन्ग, तो वो कितना आएगा एफ कॉस थीटा। कोई भी फोर्स का कोई लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना है, अगर वो एंगल थीटा है तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा एफ कॉस थीटा। सिद्धेश यार रिकॉर्डिंग देख लेना ना। हमने बस देखो ये किया, एक पॉइंट पे एफ पार्टिकल था, उसको हमने हल्का सा डी आर डिस्प्लेस किया, वहां पे एफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का वर्क कितना आएगा एफ डॉट डी आर। और ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, तो वर्क बराबर होता है माइनस डेल्टा यू, डी यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू यहां से लिख दी, और एफ डॉट डी आर को लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। डी आर को इधर ले आए तो माइनस डी यू बाई डी आर क्या बता रहा है, फोर्स का डी आर जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर वाला कंपोनेंट ना, इसको हम एफ आर लिखेंगे। तो मतलब अगर हम यू को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उससे हमें फोर्स का उधर के लॉन्ग वाला कंपोनेंट मिल जाएगा। यही हमारा यू का आर के साथ रिलेशन है। मतलब अगर अगर हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, एक्स एक्सिस वाला। जिधर के लॉन्ग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उधर वाला हमें कंपोनेंट मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y वाला कंपोनेंट मिलेगा, z के लॉन्ग करेंगे तो z के लॉन्ग वाला मिलेगा। तो अगर हमें टोटल फोर्स लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जब हम देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग करते हैं तो हम y और z को कांस्टेंट लेके चलते हैं ना, तो इसलिए हम उस टाइम पे इसको ऐसे लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ना। इसका मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y और z को अभी कांस्टेंट लिया हमने, इसको उस टाइम पे हम ऐसे लिखते हैं माइनस डेल यू बाई डेल वाई, और ये माइनस डेल यू बाई डेल जेड। तो टोटल फोर्स आप कितना लिख सकते हो, अगर तीनों कंपोनेंट आप निकाल लो तो आपका ये आ जाएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो ये हमारा फोर्स का u के साथ रिलेशन हो गया ना, मतलब हम u को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमें फोर्स मिलता है ना, जिस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उधर वाला फोर्स मिल जाएगा ना। ये हमारा बेसिक रिलेशन है एफ आर इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर ना, यही रिलेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में। अब ये रिलेशन लिखो फिर इसको यूज करना समझाता हूं। अब देखो जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल y हाइट पर है ना, इधर को हमने y एक्सिस ले लिया, इधर को हमने सॉरी इधर x एक्सिस ले लिया, इधर y एक्सिस, और एक पार्टिकल ग्राउंड से y हाइट पर है। जल्दी लिखो सिद्धेश। ये हमने इधर को y एक्सिस लिया हुआ है, तो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बोलोगे, ग्राउंड से y हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mg y। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, यहाँ पे देखो केवल ये y का कोऑर्डिनेट है, अगर पोटेंशियल एनर्जी में केवल y आ रहा है तो मतलब ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है ना। तो यहाँ पे x वाला फोर्स निकालोगे तो जीरो आएगा, z वाला फोर्स निकालोगे जीरो आएगा, केवल y में आएगा, और फोर्स कितना आएगा माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो ये कितना आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल वाई, एम जी बाहर कर दो तो ये कितना आ जाएगा माइनस एम जी ना। माइनस एम जी क्या बता रहा है कि फोर्स जो वाई एक्सिस में है और नीचे को है ना, अगर कोई चीज अंडर ग्रेविटी है तो फोर्स यही लग रहा होगा ना, केवल एम जी लग रहा होगा ना, तो वही चीज ये आई हुई है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप u को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इससे आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी विद डायरेक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर हम एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच करें और इसको कुछ एक्स इलोंगेट कर दें ना, इसकी नेचुरल लेंथ एल है तो हमने इसको एक्स इलोंगेट कर रखा है, तो अभी यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितनी हो रखी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, अगर ये इलोंगेट हो रखा है तो पीछे को फोर्स लगा रहा होगा ना के एक्स ना। तो आप ये निकाल के देखो यू एक्स का फंक्शन है,
अगर u x का फंक्शन है तो केवल x एक्सिस में फोर्स आएगा ना, और कितना होगा, एफ एक्स बराबर होगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, हाफ के बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये माइनस के एक्स पर क्या बता रहा है कि जिधर भी x गया है उसके अपोजिट में फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे फोर्स क्या है, पीछे को माइनस के एक्स, तो ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है। समझ आ रहा है सभी को? जब भी आपको u दिया जाएगा तो आप u को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो वहां पे फोर्स कितना है। नहीं, डेल और डी अलग अलग है ना। अगर आप d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जैसे मैंने यहाँ d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और साथ में मैंने सोचा कि x कोऑर्डिनेट को चेंज करा रहे हैं, y और z कांस्टेंट है, तो ये जो दिमाग में सोच रहे हैं और d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ना, अब हमारा क्लियर है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y और z कांस्टेंट है। अगर ऐसे लिखा है तो अगर आपने उसको क्लियर नहीं बताया तो हो सकता है कोई और इसको यूज करने के टाइम कंफ्यूज हो जाए। आपने तो ये सोच के लिखा कि भाई मैं अभी केवल एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ, आर के लॉन्ग जा रहा हूँ, तो बाकी दो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेंगे ना, लेकिन डिफरेंशिएशन में तो y और z आएगा तो आप उसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे, तो आपने जो सोचा है उसको रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पर। तो देखो अब u जिसका जिसका फंक्शन दिखेगा उसका उस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। जैसे आपको बोल दिया गया u इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पूछा जाए फाइंड f एट 2,3, तो अगर u और x और y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है तो यहाँ पर x और y दो डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब आप उनको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। प्रथमेश, लग नहीं रहा आज तू सोया है अच्छे से, ज्यादा पढ़ाई कर ली लग रहा है तूने रात में आज। हाँ सर, आयु वेरी गुड। तो तू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले फोर्स को ऐड करके 10 आंसर बताएगा, तो क्या समझू मैं, बता। फोर्स वेक्टर है, स्केलर है। u को हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ x और y का कोऑर्डिनेट है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x वाला फोर्स मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y वाला। z है ही नहीं है, मतलब z में फोर्स ही नहीं है यहाँ पर, तो x में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है ना, तो ये वाला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, -2x। अब जो x का वैल्यू डालोगे उस x का फोर्स मिल जाएगा ना, तो x कितना दिया है, 2 ना, x की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ फोर्स आ जाएगा -2 इंटू 2 मतलब -4। सेम वे में हम y वाला फोर्स निकालेंगे तो माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो ऐसे ही करोगे तो अब कर लोगे ना, x वाला इस बार 0 हो जाएगा, y वाला बचेगा, और y की वैल्यू डाल दोगे ना, y की वैल्यू 3 दी है ना, y की वैल्यू ये 3 दी हुई है, तो -6, और x और y का फोर्स आ गया, तो नेट फोर्स कितना बताओगे, -4 i कैप -6 j कैप, और अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो इसका मॉड लेकर के बताओगे ना, मॉड लेने में माइनस हो या प्लस, स्क्वायर करने में प्लस ही हो जाता है ना।
ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट। एक और ऐसे ही कर लूं। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यही बोला मैंने। तो अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। y के रिस्पेक्ट में करो तो x कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये करो। कहीं पे u दिया है जब x इंटू वाई इंटू जेड, तो आपको फोर्स निकालना है 1,2,3 पर। तो देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर देंगे, x कंपोनेंट निकालना है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे ना। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो x को अंदर रखेंगे ना, y z कांस्टेंट है उनको बाहर कर देंगे। केवल कांस्टेंट अगर आ रहा है तो 0, अगर लेकिन x के साथ आ रहा है तो वो बाहर हो जाएगा ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x का 1 हो जाएगा, y z बचेगा ना। अब y और z की वैल्यू डाल दो, y और z कितना है, 2 और 3 है। 2 और 3 डालोगे तो यहाँ कितना आएगा, -6। अब देखो जब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो y z बचे, वैसे जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो क्या बचेंगे, x और z। समझो ना, उसी टाइप से आ जाएगा और इनकी वैल्यू डाल दो। जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई बचेगा ना, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वाला कट जाता है, बाकी दो बचते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो हमारा फोर्स आ जाएगा -6 i कैप, -3 y कैप, -2 k कैप ना। और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है। अगर u दिया है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं ना। अब नया कॉन्सेप्ट तो नहीं शुरू करता हूँ, एक और इसी पे क्वेश्चन करा करके फिर अब बात छोड़ देता हूँ ना। एक और इसी टाइप का कर लो। ये एक लास्ट क्वेश्चन कर लो बस, फिर बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आर्यन सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं ना क्या आ रहा है। सबका वही आ रहा है तो वही होगा फिर। ठीक है ठीक है। देखो हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स कंपोनेंट निकालना होगा तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डेल बाई डेल एक्स, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल एक्स, एक्स इंटू वाई, माइनस डेल बाई डेल एक्स, वाई इंटू जेड, माइनस डेल बाई डेल एक्स, जेड इंटू एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y क्या होगा, बाहर चला जाएगा ना, y बाहर जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, x बचेगा। यहाँ पे देख लो केवल y और z है, केवल कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ z और x है तो z बाहर चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा। तो ये कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया ना। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस वाई माइनस जेड बचा। सेम वे में जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे ना, जिसके रिस्पेक्ट में किया वो कट गया ना, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स माइनस जेड बचेगा, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई बचेगा ना। आप ऐसे ही कर लोगे ना, इन सब की वैल्यू डाल दो। y कितना है -1 और z कितना है 0, तो माइनस ऑफ -1 -0, तो ये 1 आया। यहाँ पे डालो, x की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 0 है तो -2 बचेगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -1 है तो ये -1 बचेगा। अब तीनों कंपोनेंट पता चल गए तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं f इक्वल टू ना, x वाला पार्ट 1 है ना, तो 1 आई कैप, 1 आई कैप है तो केवल आई कैप लिखेंगे, -2 जे कैप और -1 के कैप। हाँ, और मैग्नीट्यूड निकालोगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है। तो हमने देखो अभी ये देख लिया कि जब f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर आ रहा है ना, माइनस डी यू बाई डी आर, और एक चीज देखो यहाँ पे और थी, यहाँ पे देखो क्या है, डी यू माइनस डी यू इक्वल टू क्या है, ये क्या है, एफ डॉट डी आर है ना, ये एफ डॉट डी आर है, और डी यू इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस इधर ला करके ना, आप लिख सकते हो डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर ना, ये एफ डॉट डी आर है, माइनस इधर ले आओ। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये भी एक बेसिक फॉर्मूला, ये भी हम ध्यान रखते हैं, तो मैं अब ये आगे लिख देता हूँ ना, डी यू इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। अब सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करना अब नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अगर हमें u पता है तो f निकाल लेंगे, और उसका उल्टा f पता है तो u निकाल लेंगे ना, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, समझ रहे हो सभी। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इस टाइप के फॉर्मूले आएंगे ना, वहां पे भी ऐसा करते हैं। तो अब होमवर्क नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम वगैरह देखेंगे। कल कौन सी छुट्टी है, ईद बोल रहे हो क्या, ईद है क्या कल। ईद होगा भी तो, अपने यहाँ कोई है मोहम्मदन जो ईद मनाने वाला है कोई क्या अपने बैच में, मेरे को नहीं लगता कोई है इस बैच में। प्रथमेश तू सो ले अच्छे से, सोया नहीं इसीलिए बैकी बैकी बातें कर रहा है, कभी 4 आई कैप और 6 जे कैप को ऐड करके 10 बोल रहा है, कभी बोल रहा है मैं ईद मनाऊंगा। बैकी बैकी बातें नहीं करते। सो अच्छे से प्रथमेश पहले तुम। याकूब सर तो अभी है ही नहीं ना। त्योहार मनाओ और क्लास भी अटेंड करो, कल पे दोनों करना चाहिए, फेस्टिवल और पढ़ाई दोनों करो। होमवर्क नोट करो।
अब यार इतनी लेट बोल रहा है कि नहीं समझा, क्या नहीं समझा, अब क्या बताऊं मैं। अब एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, अब क्या पूछ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझा। होमवर्क में नोट करो, एक्सरसाइज 1 में सारे फेस्टिवल बनाओ, होमवर्क करो और फिर फेस्टिवल बनाओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को, अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी 20 से 39 तक। ये एक्सरसाइज 1 से दिया ना, फिर अब इन टेक्स्ट से देता हूं। इन टेक्स्ट में अपन ने 2 तक कर लिया है ना सारा, इन टेक्स्ट 2 तक हो गया है कंप्लीट शायद अपना। इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन कोई बचा है क्या? 18 16 तक तो सब दिया हुआ है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन 18 19 16 दिया था, 17 कौन सा था? 17 भी दे दिया था भाई, 17 भी कर लिया था, क्लास में डिस्कस भी किया था। 18 19 20 21 फिर इनटेक्स एक्सरसाइज 3, बस इतना ही दे रहा हूँ ना, इनटेक्स एक्सरसाइज 3 तक कर लेना कंप्लीट। हाँ भावेश, आज बहुत इतना ही दिया है बस। बस चलो अब क्लोज करते हैं। बाय एवरीवन, अच्छे से फेस्टिवल मनाओ, ईद मनाओ, होमवर्क करो, बाय बाय।